देखिए, उत्तर प्रदेश में ये कुल 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक तो भावर और तराई वाले क्षेत्र में आपको मिलेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में जिसको आप गंगा का मैदान कह सकते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और बिल्कुल ये जो पठारी इलाका आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये आगरा, इटावा, इसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ भी पड़ेगा, लेकिन आप यहीं तक दिखाइएगा। तो ये जो हिस्सा है, इसको हम उष्णकटिबंधीय कटीले वन कहते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वनों का, वो किसका है? ये शुष्क पर्णपाती वन का है। उष्णकटिबंध से आशय क्या है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब क्या है? अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत को हम उष्णकटिबंध में स्थित है ऐसा क्यों मानते हैं, तो उसका सीधा सा मतलब है कि भारत के दक्षिण में विषुवत रेखा गुजर रही है हिंद महासागर से, और भारत के ठीक मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है। तो सूर्य जो है उत्तरायण रहता है विषुवत रेखा से कर्क रेखा, और कर्क रेखा से विषुवत रेखा के मध्य में। तो वर्ष भर कहीं न कहीं तापमान ठीक ठाक बना रहता है, और खासतौर से 6 महीने तो तापमान ज्यादा रहता ही है। जैसे कभी हमारे आपके मस्तिष्क में भी विचार आता है ना कि हर वर्ष ठंडक कम होती जा रही है, या कभी कभी लोग मजाक मजाक में कहते हैं ना कि भाई 12 महीने में 2 महीने ठंडक पड़ती है और 10 महीने गर्मी होती है, ऐसा क्यों? तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। भारत के ठीक दक्षिण में विषुवत रेखा है, और उसके उत्तर में भारत के ठीक मध्य से गुजर रही है कर्क रेखा। तो सीधी सी बात है, भारत का तापमान तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा। तो शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल का जो ड्यूरेशन है उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में, वो ज्यादा रहेगा ही, यह फैक्ट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भगवान आपके साथ कुछ अन्याय कर रहे हैं, आपके देश की सिचुएशन ही ऐसी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत लगातार उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है प्लेट टेक्टोनिक थियरी के लिहाज से। ऐसे में अगर हम आपसे बात करें कि आज से लगभग 1 लाख वर्ष के बाद क्या होगा, तो जाहिर है कि भारत में धीरे धीरे जैसे जैसे भारत कर्क रेखा से उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे भारत की जलवायु बदलेगी। भारत की जलवायु जो अभी उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, वो बदल जाएगी। फिर भारत की जलवायु सबसे पहले होगी शीतोष्ण कटिबंधीय, और उसके बाद और उत्तर में भारत जब जाएगा उत्तर पूर्व में, तो भारत की जलवायु शीत कटिबंधीय जलवायु कही जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी 2-4 वर्ष में तो ऐसा नहीं होने वाला है, अभी तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही कही जाएगी। तो इसीलिए चूंकि भारत के ठीक मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है, और 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा से उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा दूर है नहीं, लगभग नजदीक ही है, थोड़ा सा उत्तर में है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जो वनस्पतियों का विकास हुआ उसको हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां। ध्यान रखिएगा, मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु में मानसूनी प्रकार की वनस्पतियां ज्यादातर पाई जाएंगी। मानसूनी प्रकार की वनस्पतियों का मतलब यह है कि ग्रीष्म काल के प्रारंभ में जितनी भी वनस्पतियां हैं ज्यादातर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और सिंपली उसको बसंत काल कहते हैं ना आप लोग की। बसंत काल का मतलब ग्रीष्म काल की शुरुआत। तो सभी वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां गिराएंगे, तो वो मानसूनी जलवायु में जो वनस्पतियां होती है उसकी पहचान होती है। अब इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जा रहा है, तापमान और वर्षा के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला विभाग होता है जो भावर और तराई वाला इलाका है। उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं, सहारनपुर से लगाकर और बिल्कुल सुदूर पूर्व में महाराजगंज, कुशीनगर, ये सब जिले जो हैं, है ना, इधर बीच में बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, ये सभी जो जिले हैं, इन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा, वो 100 से
200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, प्रश्न उठता है कि 100 सेंटीमीटर कहाँ होगी, 200 सेंटीमीटर कहाँ होगी। तो जाहिर है कि ये जो भावर और तराई का जो पूर्वी इलाका है, 200 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होगी। और इससे जैसे जैसे हम पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे, वर्षा की मात्रा लगातार कम होती चली जाएगी। और जब बिल्कुल हम सहारनपुर के पास पहुँचेंगे तो वर्षा अपेक्षाकृत कम मिलेगी। यही कारण है कि यहाँ पर भावर और तराई वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो इस वाले पार्ट में आपको ज़्यादा दलदल मिलेंगे और उस वाले पार्ट में दलदल की संख्या कम होती है, क्योंकि वर्षा भी कम होती है। और चूंकि वो क्षेत्र ज़्यादा ऊंचा है भी, तो जल जो है ज़्यादातर वो बह के प्रवाहित होके वो यहाँ आके इकट्ठा होता है, तो यहाँ दलदल ज़्यादा है। बहरहाल जो भी है, तो इस भावर क्षेत्र सबसे उत्तर में है, उसके दक्षिण में तराई रीजन है। तो भावर और तराई रीजन में जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर हो रही है, आपको याद होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि उत्तर पूर्वी भारत से जो भारतीय मानसून है, उस शिवालिक श्रेणी की तलहटी से होते हुए पूरब से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है। तो जाहिर है कि जब वो मानसून पूरब से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता होगा तो उससे होने वाली वर्षा की मात्रा पूर्वी भाग में ज़्यादा रहेगी, और जैसे जैसे हम पश्चिम दिशा में बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। उसके पीछे एक और भी रीज़न है कि जैसे जैसे आप पश्चिम दिशा में जाएंगे तो यहाँ से नदियाँ हैं जो लघु हिमालय और मुख्य हिमालय से निकलती हैं नदियाँ, और वो निकल के गंगा के मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होके गंगा की सहायक नदियों के रूप में उसमें जाके मिलती हैं। जैसे रामगंगा नदी की बात आप कर सकते हैं, घाघरा की बात कर सकते हैं, सरयू नदी, गंडक नदी की बात कर सकते हैं, है ना। तो ये सब सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो अब ये जो मानसून या जो भी हवाएं जा रही हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वर्षा की मात्रा वैसे ही कम होगी, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। उसमें से और एक जो फैक्टर ये होता है कि रास्ते में कुछ नदियाँ इनको हवाओं को ऐसी मिल जाती हैं जहाँ से नदियाँ दक्षिण की ओर मुड़ी हुई हैं। तो हवाएं जो क्या करती हैं, उसी नदी घाटी का अनुसरण करके कुछ हवाएं वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं। जैसे इसको एक फिगर से देखिए, समझिए। जैसे मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश में नदियाँ हैं, अब यहाँ से मानसूनी हवाएं जा रही हैं तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे आगे मानसूनी हवा गई तो यहाँ पर कौन सी नदी बह रही है, राप्ती नदी। मानसूनी हवा को चाहिए नमी, क्योंकि नमी उसमें घट गई है। क्यों घट गई है, क्योंकि लगातार मानसूनी हवा वर्षा करते हुए आ रही है ना, तो लगातार जब वर्षा होगी तो हवा में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाएगी। और कभी भी ध्यान रखिएगा कि शुष्क हवा अगर कहीं से प्रवाहित हो रही है, उसके एक तरफ वाटर मास है, एक तरफ लैंड मास है, तो जो शुष्क हवा है वो वाटर मास की तरफ, वाटर बॉडी की तरफ वो डाइवर्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, क्योंकि उसको नमी चाहिए होती है। तो यहाँ पर अगर वर्षा हुई या इसके पूरब में वर्षा हुई, ये हमारे आगे जा रही हैं, तो इनको नमी चाहिए। नमी कहाँ से मिलेगी, नदियों की घाटियों से मिलेगी, क्योंकि इसमें जल प्रवाहित हो रहा है ना। तो ये हवा आगे जरूर जाएगी, लेकिन उसमें से कुछ हवा जो है वो इस राप्ती नदी की घाटी से होते हुए दक्षिण में मुड़ जाएगी। तो हवा की मात्रा कम हो गई, नमी की मात्रा जरूर यहाँ बढ़ेगी, लेकिन हवा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि कुछ हवाएं जो हैं नदी घाटियों के सहारे दक्षिण में मुड़ेंगी। तो यही कारण है कि जैसे जैसे हम यहाँ से और उत्तर प्रदेश के इस तराई इलाके में, भावर तराई क्षेत्र में, पूरब क्षेत्र से जैसे जैसे हम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं तो लगातार वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो अब कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो वन है, ये पूरब से पश्चिम अगर वर्षा की मात्रा घट रही है तो उसका क्या रीज़न है, तो उसमें दो रीज़न आप बताएंगे कि एक तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है पूर्वी भाग में। ये सिंपली ऐसे समझिए कि एक बाल्टी में पानी भर लीजिए और पानी गिराते हुए जाइए, तो जैसे जैसे आप पानी गिराते हुए जाएंगे बाल्टी क्या होगी, खाली होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि बाल्टी पूरी तरह से खाली हो जाएगी और आपके पास पानी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर बाल्टी अभी क्या है, बाल्टी का मतलब बादलों में नमी की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है, वर्षा हो रही है। अब वर्षा होते रहने से बादलों में नमी की मात्रा लगातार क्या होगी,
कम होगी, हवा में नमी की मात्रा घटेगी। लगातार पश्चिम में जाने पर ये यहाँ पर सबसे कम हो जाएगी। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि जब ये ठंडी और नम हवाएं जब आगे जाती हैं तो इसमें से कुछ हवाएं ये नदी घाटियों का अनुसरण करते हुए दक्षिण में इस तरह से मैदानी इलाके में गंगा के मैदान में चली आती हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर इस वाले पार्ट में पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है और पश्चिमी भाग में वर्षा कम होगी। तो उत्तर प्रदेश में अब चूंकि उत्तर पूर्वी भारत से जो मानसूनी हवाएं थी वो शिवालिक श्रेणियों के सहारे ही आगे बढ़ रही थी, तो इसलिए इस वाले पार्ट में वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जब हम वनस्पतियों की बात करेंगे तो एक तो वर्षा से भी वनस्पतियाँ सघन पाई जाएंगी क्योंकि नमी की मात्रा ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ समझिएगा, यहाँ पर जो सदावाहिनी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकल रही हैं वो शिवालिक श्रेणी को पार करके यहाँ पर पहली बार मैदान में प्रवेश करती हैं। तो जैसे ही प्रवेश करेंगी तो भावर रीजन होता है ककड़ीला और पथरीला, जहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स आपको जगह जगह मिलेंगे, और उसके दक्षिण में आएंगे तो आपको तराई रीजन मिलेगा जो चारों तरफ जल फैला रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको कटीली झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ झंखाड़ मतलब इस तरह से चारों तरफ दलदल ध्यान रखिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, ये सभी क्षेत्रों में ये पाई जाएगी। यहाँ पर कई कई जगहों पर आपने पढ़ा होगा कि लुगदी बनाने लायक घास मिलती है इस एरिया में, ठीक है ना। तो ये वही क्षेत्र है। घास का मतलब जैसे होता नहीं, कुछ बड़ी बड़ी घासों का झुरमुट मिलेगा आपको और चारों तरफ दलदल होगा, पानी से भरा हुआ होगा, कुछ इस तरह का दुर्गम इलाका होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सागौन के पेड़ में आपको मिलेंगे, यहाँ पर महुआ के पेड़ मिलेंगे आपको, आंवले के पेड़ मिलेंगे आपको, बेर के पेड़ मिलेंगे आपको, और ये आप लोगों खाते हैं ना त्रिफला, उसमें एक हरड़ बहेड़ा, पुर्रा क्या बोलते हैं उसको, वो यहाँ पर मिलेगा। त्रिफला चूरन आता है ना, हरड़ बहेड़ा और आंवला तीनों मिला के त्रिफला बनता है। तो उसमें जो हर्रा बोलते हैं, जिसमें आप हर्रे क्या बोलते हैं आप लोग, जो खाने होने में डालते हैं, जो खाया जाता है गैस के लिए, वो है, हाँ, वो उस तरह के कुछ पेड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप आ जाइए, ये वाला इलाका है गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है ये लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर वो यहाँ पर मिलेगी। और ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये जो रीजन है वनों का, ये सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। यहाँ पर भी सिंपल पैटर्न होगा, पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा और पश्चिम भाग में वर्षा कम होगी। कंसेप्ट क्या है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जो भी चक्रवात या कुछ इस तरह की मानसूनी जो हवाएं होती हैं वो पूर्वी भाग में उनका प्रतिशत ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे आप पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेंगे उनका प्रतिशत धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और आप जहाँ बैठे हैं ये वही रीज़न है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने प्रकार के पेड़ पौधे आपको अपने आसपास नज़र आ रहे हैं वो सब यहाँ पाए जाएंगे। विशेषता आप समझ रहे होंगे, जैसे ही बसंत काल आया, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हुई, सभी वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देंगे। इसके अलावा सबसे दक्षिणी भाग में जब आप जाएंगे इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है वो लगभग एक एवरेज अगर माना जाए तो लगभग 50 सेंटीमीटर और कहीं कहीं 75 सेंटीमीटर ये वर्षा होगी। और इस वाले भाग में कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी, इसलिए इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधी कटीले वन। कटीले वन का मतलब है कि यहाँ पर वृक्षों की सघनता घट गई है। यहाँ पर कुछ ऐसी प्रजातियाँ मिलेंगी जिसमें उनके पत्तियों पर कांटे हो सकते हैं, उनके तनों पर कांटे हो सकते हैं, खट्टे रसीले फल यहाँ पर मिल सकते हैं आपको इस वाले पार्ट में। और ध्यान रखिएगा वर्षा से निर्धारित हो रहा है ये। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर वर्षा कम हो रही है। तो कभी भी किसी स्थान पर जब हम वनों की बात करते हैं तो वहाँ पर तापमान और वर्षा ये दो चीज़ ज़्यादा
वहाँ पर वो निर्धारक तत्व होते हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि तापमान कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो जाहिर है तो एक तो तापमान इस वाले पार्ट का ज़्यादा होगा, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला इलाका है ना, ये विंध्याचल वाला इलाका है ना, जो पथरीली चट्टानें हैं जो कि गर्म हो जाती होंगी गर्मियों में, लेकिन ध्यान रखिएगा शीतकाल में बहुत ज़्यादा ठंडा भी रहेगा। अब जाहिर है उच्चतम तापमान होगा और न्यूनतम तापमान होगा। प्रश्न उठता है ना कि यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ क्यों मिलती हैं, तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब उच्चतम तापमान हो और न्यूनतम तापमान हो तब उस समय हवा कैसी होती है, शुष्क होती है। जैसे इस टाइम जो है सर्दियों में तापमान घट जाता है बहुत ज़्यादा, तब भी हवा शुष्क हो गई, तब भी आपके होठ फटने लगे। एक बार क्या हुआ, शुष्कता कब बढ़ी, जब तापमान कम था, और दूसरी बार शुष्कता कब बढ़ी, जब तापमान बहुत ज़्यादा था। जाहिर है शुष्कता का मतलब है कि हवा में नमी की मात्रा कम है, और हवा में नमी की मात्रा कम है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, वर्षा की मात्रा कम होगी। पथरीला इलाका है, गर्मियों में बहुत तेज़ी से गर्म होगा और सर्दियों में बहुत तेज़ी से ठंडा भी हो जाएगा। कुछ ऐसी ही स्थितियां आपको यहाँ भी मिलेंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ में और यहाँ में एक बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर इसकी पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है यमुना नदी के द्वारा, तो यमुना इसको सींचती रहती है, नमी की मात्रा ठीक ठाक बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि पथरीला इलाका है ना, और नदियों की संख्या इसकी अपेक्षा यहाँ पर कम है, इसलिए यहाँ पर शुष्कता इस वाले पार्ट की तुलना में ज़्यादा है। प्रश्न आप पूछ सकते थे, ये राजस्थान से सटा हुआ इलाका है तो यहाँ पर शुष्कता उतनी नहीं है, बल्कि यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, रीज़न वही है नदियों की संख्या और उत्तर प्रदेश के इस पश्चिमी भाग में यमुना नदी का विस्तार। अगर यमुना नदी को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये जो इटावा, आगरा, जालौन, मथुरा है ना, ये सभी जो जिले हैं एक तो वैसे शुष्क रहते हैं, ये और शुष्क हो जाएंगे। फिर लगभग जो वनस्पति यहाँ पाई जा रही है लगभग वही वनस्पतियाँ फिर यहाँ भी मिलने लगेंगी। क्लियर हो गया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।